हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हम अपने चारों ओर जो है कई तरह के पिंड देखते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये बॉल हो सकती है, ये कोई कार हो सकती है, मोटरसाइकिल, साइकिल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पिंड होते हैं इनकी स्थिति और वेग को किसी निश्चित समय पर यथार्थता से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इन पिंड की स्थिति और वेग को हम एक पर्टिकुलर टाइम पे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में निकाल सकते हैं। और जबकि जो सूक्ष्म पार्टिकल यानी कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इनके संदर्भ में अगर हम ये बात कहें तो ये निरर्थक होगी। कौन सी बात? कि हम एक ही समय में इसकी पोजीशन और इनका वेग जो है वो यथार्थता के साथ ज्ञात कर सकते हैं। ये बात इन जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनके लिए बिल्कुल निरर्थक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन 1927 में बर्नर हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जो कि द्रव की दैत्य प्रकृति का परिणाम है, मैटर के ड्यूअल नेचर का ही रिजल्ट है। और इस नियम के अनुसार किसी भी स्मॉल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की स्थिति एवं संवेग, पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम के बिल्कुल सही मानों को एक ही समय में ज्ञात करना असंभव है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके लिए एक ही समय में उनकी पोजीशन और उनका एंगुलर मोमेंटम एक ही समय में, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, एक ही समय में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और इस सिद्धांत को ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा गया। इसको गणितीय रूप में इस प्रकार से लिखा गया मैथमेटिकली: डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है वो है स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी जो है वो है संवेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंट। एच है प्लांक कांस्टेंट एंड एम इज मास ऑफ पार्टिकल एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो डेल्टा पी है इसको हम एम डेल्टा वी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा वी है इसके अंदर तो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन जो मास है वो निश्चित रहता है, इसलिए हमने इसको एम डेल्टा वी लिखा है। तो इस पूरी जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं: डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन और इक्वल का जो चिन्ह है उसका यह अर्थ है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो गुणनफल है वो क्या है? एच अपॉन 4 पाई से या तो अधिक होगा या उसके बराबर होगा। अब समीकरण एक, जो इक्वेशन एक है ये वाली हमारी, ये वाली, इसके अंदर h अपॉन 4 पाई क्या है? ये एक कांस्टेंट है। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं: डेल्टा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा p, या हम ये कहें कि डेल्टा x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। अब यहाँ पर ये वाला जो पद है एच अपॉन 4 पाई एम, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता यानी कि पोजीशन जो है उसमें अनसर्टेनिटी घटेगी तो क्या होगा? डेल्टा वी या डेल्टा पी की जो अनिश्चितता है वो आवश्यक रूप से बढ़नी चाहिए, जिससे उसका गुणनफल कम से कम h अपॉन 4 पाई के बराबर या इससे अधिक रह जाए। मतलब ये होना चाहिए कि डेल्टा x की वैल्यू अगर कम होती है तो डेल्टा p और v की वैल्यू क्या है? बढ़नी चाहिए। और इसके विपरीत अगर डेल्टा v या डेल्टा p की अनिश्चितता बढ़ती है, अर्थात इनका मान सही मान के निकट होने पर स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है, यहाँ स्थिति में आ जाएगी। अब डेल्टा एक्स में अनिश्चितता का मान बढ़ेगा तो डेल्टा एक्स का डेल्टा वी या डेल्टा पी से गुणनफल जो
कि h/4π से अधिक या बराबर होता है कि यह सीमा इतनी छोटी है कि सामान्य वस्तु के लिए ये अनिश्चितताएं नगण्य होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल के लिए ये अनिश्चितताएं निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है। ये बात समझ में आई आपको? सामान्य वस्तु किसे कहा गया है यहाँ पर? बड़े पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था बोझ या कोई कार है, उसके लिए तो ये जो अनसर्टेनिटीज है किसकी? वेग की और स्थिति की, ये नेग्लिजिबल होती है। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं, लाइट पार्टिकल्स होते हैं, उनमें ये अनसर्टेनिटी निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट होती है। और इस बिंदु को हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे बहुत हल्के पार्टिकल्स हैं जिनका मास कितना है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है, ये बहुत कम है। और उसके बाद में एक और पार्टिकल है जो कि 1 ग्राम की है, ठीक है, एक वस्तु है। तो 1 ग्राम वाली वस्तु की गति में अनिश्चितताओं के ये मानकर तुलना करते हैं कि दोनों की स्थिति में अनिश्चितता समान है। दोनों की स्थिति में अनिश्चितता कितनी है? स्थिति में अनिश्चितता यानी कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी है? डेल्टा x = 10⁻12 m, ठीक है। ये दोनों के लिए सेम है और यहाँ पे मास जो है वो दोनों के अलग अलग है। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि डेल्टा v.Δx > h/4πm होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए हम ये वैल्यूज रख देते हैं सारी, ठीक है। इसके मास की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू रख देते हैं और h की वैल्यू रख देते हैं। तो इसके लिए जो डेल्टा v आएगा वो क्या आएगा? 58,000 किलोमीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। और जो दूसरी वस्तु है जो कि 1 ग्राम की थी, उसके लिए ये कितना आएगा? 5.27 × 10⁻23। तो ये इनके लिए वैल्यू आएगी। अब हमने इलेक्ट्रॉन और 1 ग्राम भार वाली वस्तु दोनों के लिए जो है वो वेग ज्ञात कर लिया, जबकि दोनों के लिए जो स्थिति में अनिश्चितता थी, पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी थी, वो सेम थी। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्थिति में अनिश्चितता बहुत कम होने पर वेग में अत्यधिक अनिश्चितता होगी। ओके, ये बात समझ में आई? अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या है? बहुत कम होगी, तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा होगी। जबकि 1 ग्राम भारी वस्तु के लिए यह स्थिति में उतनी ही अनिश्चितता थी, तो वेग में अनिश्चितता बहुत कम पाई गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए उल्टा हो गया, जो स्थिति थी उसमें अनसर्टेनिटी दोनों के लिए बराबर थी, लेकिन जो वेग में अनिश्चितता वो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत अधिक है, जबकि 1 ग्राम वाली जो वस्तु थी उसके लिए वेग में अनिश्चितता बहुत ही कम है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो बड़ी वस्तुएं हैं उनके लिए स्थिति तथा वेग दोनों क्या है? नगण्य है। उनमें नगण्य अनिश्चितता पाई जाती है, उन्हें हम नेग्लिजिबल कहते हैं। यदि यही कारण है कि भारी वस्तुओं पर क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांत लागू होते हैं तथा उनकी लगभग पूर्ण सही स्थिति और वेग एक साथ मालूम किए जा सकते हैं। किसके लिए? भारी वस्तु के लिए। जबकि जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनके लिए स्थिति और वेग, पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ ज्ञात नहीं की जा सकती है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत ऐसे कणों पर ही लागू होता है जिनकी स्थिति और उनका संवेग समान अक्ष पर हो। यहाँ पर समझना आवश्यक है कि अनिश्चितता सिद्धांत सीमित उपकरणों का परिणाम नहीं है, अपितु किसका परिणाम है? वो लाइट की ड्यूअल नेचर का परिणाम है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमें दिखाई कैसे देता है। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि एक लाइट है, उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ है, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है वो वस्तु पर गिर रही है। यहाँ देखिए इस ऑब्जेक्ट पर गिर रही है। अब इस ऑब्जेक्ट से ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आती है और इस कारण से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। अब यदि भारी वस्तु की बात करें तो उसकी स्थिति और वेग पर जो लाइट होती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इलेक्ट्रॉन एक छोटा पार्टिकल है, तो इन सूक्ष्म कणों पर प्रकाश के फोटोन की टक्कर होने से
उनके सामान्य पथ से वो बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं। इस डायग्राम में हम देखें कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रॉन पर पड़ती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये प्रारंभ में ये यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके ऊपर लाइट गिरी, यहाँ से ये इंसिडेंट लाइट है जो इसके ऊपर गिर रही है, तो ये इसका नया पाथ बन गया, नया इसका क्या बन गया, पाथ बन गया। तो इसका मतलब है कि इसका जो रास्ता है वो परिवर्तित हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का अवलोकन करने के लिए हम लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लेते हैं। ठीक है, ऐसे लाइट लेते हैं जिसकी वेवलेंथ लैम्डा हो, तो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की यथार्थता प्लस माइनस लैम्डा से अधिक नहीं हो सकती है। ओके, अतः कण की बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें कम वेवलेंथ वाली लाइट प्रयुक्त करनी होगी। ठीक है, कम वेवलेंथ वाली लाइट हमें लेनी होगी। अब हम जानते हैं कि अगर लाइट की वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, तो उसका जो प्रकाश है वो उच्च ऊर्जा वाला होगा। तो ऐसे लाइट को हम जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर डालेंगे तो इसके जो फोटोन के कण हैं वो इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके जो संवेग है वो बड़े पैमाने पर विचलित हो जाएगा, अर्थात संवेग में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। अब संवेग में अनिश्चितता बढ़ जाएगी कहने का मतलब है उसका पाथ चेंज हो जाएगा। अब इस संवेगीय अनिश्चितता को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने पहले लाइट की वेवलेंथ ली थी वो कम ली थी, तो हमें ये वेवलेंथ बढ़ानी पड़ेगी, उच्च वेवलेंथ वाली लाइट लेनी पड़ेगी। अब अगर हम उच्च वेवलेंथ वाली लाइट लेंगे तो क्या होगा, स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जाएगी, है ना। पहले क्या हुआ था, हमने कम वेवलेंथ वाली लाइट ली थी तो संवेग में अनिश्चितता बढ़ गई थी, है ना। अब क्या करेंगे, अगर हाई वेवलेंथ की लाइट लेंगे तो स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। तो वेवलेंथ कम या ज्यादा करने से क्या होगा, तो संवेग में अनिश्चितता बढ़ेगी या फिर उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। अतः इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सूक्ष्म कण जो होते हैं वो जो गतिमान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति और संवेग का एक ही समय में एक्यूरेट जो वैल्यू है वो ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम एक ही समय में गतिमान सूक्ष्म कणों की एक्यूरेट वैल्यू, किस चीज की, स्थिति, पोजीशन और उनके वेलोसिटी की जो वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू, वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित स्थान देने की जगह उनके पाए जाने की संभावना के बारे में बताया, जिसे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित स्थान पर नहीं होता है, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि कहीं एक स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्थिति में अनिश्चितता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो इसके वेग में अनिश्चितता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया हमारे पास, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको हम 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हैं। उसके बाद में द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का, यानी कि m की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये हमें पता होती है। और यहाँ पर h प्लैंक स्थिरांक भी हमें दिया हुआ है। तो डेल्टा v क्या हो जाएगा, डेल्टा v हो जाएगा डेल्टा v = h/4πm डेल्टा x। पहले ये डेल्टा x यहाँ पे लगाया था हमने, डेल्टा x × डेल्टा v लिखते थे, तो ये डेल्टा x यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो डेल्टा v = क्या होगा, अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो h की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34 (4 × पाई की वैल्यू ये लिख दी हमने 22/7 इंटू m की वैल्यू 9.1 है इंटू 10⁻31 है। तो ये हमने लिख दी m की वैल्यू। और उसके बाद में डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, ये देखिए यहाँ पे 10⁻⁻10, तो हमने यहाँ लिख दिया 10⁻10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 5.77 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारे पास में क्या, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वेग में अनिश्चितता। तो इस तरह से हम
वेग में अनिश्चितता ज्ञात कर लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में, क्या है चलिए देखते हैं। 50 ग्राम द्रव्यमान वाली एक बंदूक की गोली की स्थिति में अनिश्चितता 21 × 10⁻³ सेंटीमीटर है, तो संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी। अब हमें यहाँ क्या करना है, संवेग में अनिश्चितता यानी कि डेल्टा पी हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। डेल्टा एक्स दिया हुआ है हमें स्थिति में अनिश्चितता, ये क्या होगा डेल्टा एक्स, ये कितना दिया हुआ 21 × 10⁻³ सेंटीमीटर। एच हमें पता होता है 6.6 × 10⁻34। और ये जो अनिश्चितता है इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21 × 10⁻32 मीटर। ओके, अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π, ये हमने पहले देखा था। तो अब निकालना क्या है हमें, डेल्टा पी निकालना है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू होगा h/4π डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इन सब की हम वैल्यू रख देंगे। तो h की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, ये देखिए ये 6.6 × 10⁻34 ऑब्लिक 4 × 22.7, ये पाई की वैल्यू रख दी। डेल्टा एक्स हमारा कितना है, ये देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स ये दिया हुआ है 21 × 10⁻32, ये हो गया। अब इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2.5 × 10⁻4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा संवेग में अनिश्चितता। तो इस तरह से हम संवेग में अनिश्चितता ज्ञात कर लेंगे। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, तो देखते हैं उसमें क्या निकालना है हमें। इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता डेल्टा वी का परिकलन कीजिए। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। यदि उसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स का मान कितना हो, 100 pm हो। ओके, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और कितना दिया हुआ है 100 pm। pm का मतलब है पिकोमीटर, जिसको हम 10⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं। अब हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π होता है। और यहाँ पे p जो संवेग है वो किसके बराबर होगा, वो m इंटू वी के बराबर होगा, मास इंटू वेलोसिटी के। ठीक है, डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो इस वाले इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इक्वल टू h/4π। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, डेल्टा v निकालना है। तो डेल्टा v का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू h/4π m डेल्टा x। ओके, अब इसमें से दिया हुआ क्या क्या है देखो, यहाँ पर हमें h की वैल्यू पता है, प्लांक कांस्टेंट हमें पता है। ठीक है, और 4π की वैल्यू पता ही है हमें, m हमें पता है कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, और डेल्टा x दिया हुआ है। ओके, तो इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे। h इक्वल टू 6.6 × 10⁻34, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और m होता है हमारा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और डेल्टा x हमें दिया हुआ है 10⁻10 मीटर। तो ये जो डेल्टा v है इसको निकालने के लिए सबकी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास में डेल्टा v आएगा 5.7 × 10⁵ मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा हो जाएगा वेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो इस प्रकार से हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी ज्ञात कर लेंगे अगर हमें क्या दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दी हुई हो। तो इन सारे जो एग्जांपल्स हैं इनसे आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।